नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम किसी सर्कुलर पे बात नहीं करेंगे। आज राजन कदम साहब ने एक प्रश्न किया है और उन्होंने कहा है, नमस्कार सर, मेरा सवाल है कि विकास झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना कैसे करता है या कैसे पूरा करता है। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि एक्चुअली एसआरए कैसे इम्प्लीमेंट होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि एसआरए लाने के लिए झोपड़ी धारकों का संगठित होना, मतलब एकत्रित होना या यूनिटी बनाना, ये बहुत ही अहम पार्ट है। और यदि आपके यहाँ पे आप लोग मिल के एक यूनिटी तैयार करते हैं, आपने मानो संस्था रजिस्टर्ड नहीं भी कराई है तो भी आप एक जगह पे, मतलब इकट्ठा मतलब मेरा ये मतलब नहीं कि इकट्ठा होना, मतलब एक होके एक कोई भी नाम देके, संस्था का कोई भी नाम देके आप उस चीज़ पे एक्टिवेट होइए। आप एसआरए में एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए कि सर हम ये झोपड़पट्टी में रहते हैं, यहाँ के मालिकी क्या है, उसका डिटेल्स दीजिए। यदि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टियाँ हैं तो एसआरए आने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, और यदि प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो आपको जो प्रॉपर्टी का मालिक है, जो ऑनर है, उसकी सहमति आवश्यक है। और यदि मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था एक्विजिशन के बारे में कि यदि कोई मालिक प्रॉपर्टी पे टाइटल पे है लेकिन मालिक का अता पता नहीं है, सिर्फ टाइटल पे है, तो आप महाराष्ट्र स्लम एक्ट 1971 सेक्शन 14 कलम 14 के अंतर्गत एसआरए से उस प्रॉपर्टी का एक्विजिशन कर स्लम घोषित कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे झोपड़पट्टी पुनर्वास क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। अब ये प्रक्रिया हो गई। अब ये प्रक्रिया होने के बाद जब आपको एसआरए से लेटर आएगा कि आप सब लोग एसआरए के लिए तैयार हैं, तो वो लेटर भेजेंगे आपके सक्षम प्राधिकरण के पास। सक्षम प्राधिकरण के विषय में मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉपर्टी का मालिक होगा वो सक्षम प्राधिकरण होगा। जैसे बीएमसी की प्रॉपर्टी है तो आपके जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर वहाँ के सक्षम प्राधिकारी होंगे। यदि आपकी प्रॉपर्टी कलेक्टर की है या प्राइवेट है तो एसआरए के बी विंग में जो भी कंप्लीट अथॉरिटी बैठते हैं 1 से लेकर 10 तक उनकी नियुक्ति की गई है, और जिस क्षेत्र के अलग अलग सक्षम प्राधिकारी उनको नंबर दिया गया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। इस तरह आपको पता चल जाएगा आपके क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी कौन है। और माढ़ा की प्रॉपर्टी है तो माढ़ा एनेक्शल 2 बनाता है। तो उसी तरह आपको लेटर जाएगा सक्षम प्राधिकारी की बात कि भाई यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं, और वो जो भी प्रशासन की जो नियम है DCR 3310 3310 में, उसके हिसाब से झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना लाने के लिए अग्रसर है। आप इस क्षेत्र में परिशिष्ट 2 का निर्माण करें। तो जब एनेक्शल 2, परिशिष्ट 2 मतलब एनेक्शल 2 के लिए सबसे पहले आज के समय तो करना पड़ेगा बायोमेट्रिक। पहले क्या होता था, पहले जो भी सर्वेयर होते थे वो सर्वेयर स्लम प्लान बनाते थे,
जिसको झोपड़पट्टी नक्काशा बोलते हैं, स्लम प्लान के हिसाब से वो नंबरिंग करते थे। और अब वो सिस्टम खत्म कर दिया गया दोस्तों। अब आपका बायोमेट्रिक तरीके से सर्वे होगा। सर्वे होने के बाद आपका जो भी झोपड़ा है उसकी सबको वीडियोग्राफी होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, अपलोड किए जाएंगे सैटेलाइट के थ्रू। उसके बाद जब आपका एनेक्शर 2 बन जाएगा, बनने के तुरंत बाद आपको आपकी जो भी सोसाइटी, जो भी फॉर्म आपने किया है प्रपोज्ड इज सही, उसके अंदर आपको इलेक्शन करना पड़ेगा। और वो इलेक्शन करने के लिए आपको ये सोचना है कि आप सार्वजनिक इलेक्शन करेंगे, जैसे इसमें बहुमत के हिसाब से किया जाता है कि एक मीटिंग बुला के उसके अंदर जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं उनके पक्ष में हाथ उठाया जाता है कि कौन किसके सपोर्ट में है। और दूसरा होता है गुप्त मतदान। गुप्त मतदान जैसे कि हमारा जो सरकारी इलेक्शंस होते हैं, नगर सेवक, एमएलए, एमपीज की, तो उसके अंदर बटन दबा के जो टैब मशीन होती है उसके ऊपर उसके द्वारा की जाती है। तो अब आपको उसमें से क्या चुनना है, तो वो जब आपका डिमांड लोगों का रहेगा कि भाई हमें गुप्त मतदान चाहिए, तो इस सारे द्वारा मीटिंग अरेंज की जाएगी, इलेक्शन लगाया जाएगा और सरकार कक्ष से इस अधिकारी को नियुक्ति की जाएगी जो आपके इलेक्शन ऑफिसर्स होंगे, और उनके द्वारा वहाँ पे इलेक्शन लिया जाएगा। और उस इलेक्शन के बाद आपकी कमेटी चुनी जाएगी। कमेटी चुनने जाने के बाद आपका जो भी एनेक्शल 2 है वो डिप्टी कलेक्टर एसआरई के पास जाएगा। डिप्टी कलेक्टर उसकी छानबीन करेंगे कि कहीं एनेक्शल 2 में कुछ गड़बड़ तो नहीं। दोस्तों पहले तो क्या होता था कि जो भी एनेक्शल 2 बनते थे उस एनेक्शल 2 को कंप्यूटराइज किया जाता था या टाइपिंग करके बनाया जाता था। अब तो टाइपिंग का ज़माना ख़त्म है, कंप्यूटर पे बनाते हैं। लेकिन अभी जो एसआरए ने नई योजना लाई है स्वचालित एनेक्शल 2, मतलब उन्होंने एक सिस्टम बिठाया है जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करेंगे, आपकी पात्रता निश्चित करके वो एनेक्शल 2 अपने आप बन जाएगा। तो वो अब नया सिस्टम निकला है, उसके विषय में भी हम आपको समझाएंगे किसी वीडियो में। तो वो एनेक्शल 2 ही चलेगा, अब कंप्यूटर से बनाया इलेक्शन 2 नहीं चलेगा। तो जब एनेक्शल 2 की क्लियरेंस आपका हो जाएगा तो उस एनेक्शल 2 को भेजा जाएगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जब एलओआई, यदि आपके पास डेवलपर है तो एलओआई मिलेगी, नहीं तो डिपार्टमेंट आपको कहेगा कि आप कोई डेवलपर चुनिए, आप कोई डेवलपर चुनिए। यदि आपके पास कोई डेवलपर नहीं है तो आप इस सारे से बोल सकते हैं कि भाई हमें डेवलपर हमें पता नहीं है और ना हमारी जान पहचान है डेवलपर से, तो आप हमें डेवलपर की कुछ अपॉर्चुनिटी दीजिए। तो इस सारे प्राधिकरण द्वारा आपको कुछ चुनिंदा बिल्डरों को दिया जाएगा और उस बिल्डर में से किसी एक बिल्डर का चुनाव आपको करना है। उसके लिए भी यदि जरूरत पड़ी तो एसआरए इलेक्शन करवाएगा, उसमें भी आपको गुप्त मतदान करना है या ओपन करना है ये आपकी मर्जी है। और उस होने के बाद जो बिल्डर सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद उस बिल्डर से जो पहली मीटिंग जो एसआरए ने करवाई है और दूसरा जो इलेक्शन का उसका जो भी खर्चा है उस डेवलपर से वसूली किया जाएगा। सॉरी, उसके बाद आपका जो भी प्रपोजल है, जैसे मैंने पहले बताया एनेक्शल 2 बन चुका है, अब डेवलपर आने के बाद डेवलपर एनेक्शल 1, एनेक्शल 3 ये सबमिट करेगा। अब एनेक्शल 1 के बारे में मैंने आपको समझाया था। एनेक्शल 1 है स्टेटस ऑफ द लैंड, मतलब वो जमीन किसकी है, उसका मालिक कौन है, बीएमसी है, माड़ा है या अदर डिपार्टमेंट या प्राइवेट है। प्राइवेट है तो उसका मालिक कौन, इस चीज का क्लियरेंस होगा। और कहीं आपकी प्रॉपर्टी पे कोई मैटर पेंडिंग तो नहीं है कोर्ट में, उस बारे में डिटेल दिया जाएगा।
कि कभी कभी क्या होता है, इस चीज़ को छुपाया जाता है, कहीं पे मैटर चालू है, अगर उसमें स्टे है तो आधे पे चल के काम फिर रुक जाएगा। इसके लिए वो पूरा स्टेटस जो प्रॉपर्टी का है, वो एरिया स्लम डिक्लेयर है कि नहीं है, कब डिक्लेयर हुई है, वो सब चीज़ एनेक्सर 1 में भर के डेवलपर सबमिट करेगा। उसके बाद एनेक्सर 3 मैंने बताया कि डेवलपर की आर्थिक क्षमता क्या है, ये पहले वीडियो मैंने बताया था। तो उस आर्थिक क्षमता के हिसाब से उसको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा कि भाई मेरी क्षमता ये है, मैं ये डेवलप करूँगा, और वो जो भी प्रॉपर्टियाँ है तो उसका जो भी प्रीमियम है वो अदा करेगा। अदा करने के बाद उसका जो भी एलओआई, लेटर ऑफ इंटेंट इशू होगा। लेटर ऑफ इंटेंट इशू होने के बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपकी सोसाइटी का रिटर्न ऑर्डर करेगा एआर के पास कि इनकी सोसाइटी का नाम रिजर्व किया जाए, रिजर्व यानी रजिस्टर्ड किया जाए, और इनकी जो भी सोसाइटी का नाम रजिस्टर उसके नाम से बैंक अकाउंट खोला जाए, ताकि ये जो भी प्रक्रियाएं हैं उस अकाउंट के थ्रू कर सकें। अब ये क्लियर होने के बाद आपका जब अकाउंट खुलेगा तो सोसाइटी का, जैसे आप सभी लोग हैं तो हर व्यक्ति के पीछे 100 रुपया मेंबरशिप चार्ज लगता है। जैसा कि मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि सोसाइटी के पास अगर पैसे नहीं रहेंगे तो सोसाइटी कैसे काम करेगी, और सोसाइटी किसके लिए काम करेगी, वो आपकी ही सोसाइटी आपके लिए काम करेगी। सिर्फ जो कमिटी मेंबर्स है वो देखभाल करने के लिए बैठते हैं जिन्हें आप चुनते हैं, क्योंकि अगर आपके एरिया में 200 लोग हैं तो 200 लोग तो सोसाइटी नहीं चला सकते। उनको चलाने के लिए कम से कम 5, 10, 15 लोगों को नियुक्त करना पड़ेगा, और आप ही इलेक्शन में चुनते हैं उनको। तो आपको ये देख के चुनना है कौन अच्छा व्यक्ति है जो लोगों को लेके चले, लोगों के द्वारा चले, लोगों के लिए चले। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आपको समझना पड़ेगा आपके लोगों का जो भी कैरेक्टर है आप समझिए। तो वैसे लोगों को सोसाइटी में बिठाना है। सोसाइटी में बिठाने के बाद जब एलओआई आ जाती है तो एलओआई के बाद इनका प्रपोजल होता है आईओए। आईओए के बाद बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि कल मैंने बताया था कि सर्कुलर नंबर 173 का, कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो बिल्डर के साथ उनका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा, और उस प्रॉपर्टी पे इस सारे झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण का नाम की प्रॉपर्टी कार्ड पे चढ़ाया जाएगा। उस चीज के होने के बाद इनका जो सिटी सर्वे डिपार्टमेंट एसआरए है वहाँ से भी उनका क्लियरेंस होगा कि ये जो प्रॉपर्टी का डिटेल्स दिया है इन्होंने एनेक्चर 1 में, क्या प्रॉपर्टी का उसका जो भी स्टेटस है वो सही है या गलत, उसका वेरिफिकेशन होगा। अब आईओए आने के बाद डेवलपर का पहला स्टेप आता है कि प्लान को अमेंडमेंट करना। जो भी कंडीशंस पूरी करने के बाद, आयु की कंडीशंस होती है उसको पूरी करने के बाद प्लान को अमेंडमेंट करना। अब प्लान अमेंडमेंट करने के समय उनको जो भी सर्कुलर्स है उस सर्कुलर का पालन करना पड़ेगा, जिससे सर्कुलर 140 हो गया, और उसके बाद सर्कुलर 159 हो गया। तो 159 तो अभी नहीं लागू होगा, क्योंकि 159 का मतलब होता है योजना में कोई भी फेरबदल होता है तब स्पेशल एजीएम की मंजूरी लगेगी। तो 140 के अंदर जो आपके कॉमर्शियल दुकानदार है तो उन दुकानदारों का जो भी प्लान है उस प्लान में उनका गाला कहाँ है उस जगह पे उनको बताया जाएगा, उनकी सहमति से वहाँ पे उनका एनेक्शन नंबर डाला जाएगा, उनकी सिग्नेचर्स ली जाएगी। वो इसलिए किया जाता है कि कभी कभी क्या होता है अलॉटमेंट के समय ये तकलीफ हो जाती है कि नहीं मेरा रोड पे नहीं है गाला, मेरा रोड पे गाला नहीं है। तो रोड टच गाले, अभी जितनी दुकानें हैं बिल्डिंग बनी उस हिसाब से अगर रोड पे सबके गाले मिले किसी को प्रॉब्लम नहीं, तो कोई ये बोलेगा मेरा कॉर्नर पे चाहिए, मुझे बीच में चाहिए। तो उस समय वहाँ पहले ही क्लियरेंस कर दिया जाता है दुकानों का, और उस पर सिग्नेचर ली जाती है गाला धारकों का, और जब तक गाला धारकों का सिग्नेचर नहीं होगा प्लान अप्रूव नहीं होगा। ये सर्कुलर का नियम है, सर्कुलर नंबर 140। तो दोस्तों उसके बाद जो प्रक्रिया चलती है आपकी प्लान अमेंडमेंट के बाद, प्लान जो अमेंडमेंट भी वो प्लान सोसाइटी को दिया जाएगा। सोसाइटी देखेगी, उसमें लोगों को बताएगी बिल्डिंग किस प्रकार की बन रही, बिल्डिंग का मॉडल क्या है, बिल्डिंग के अंदर यूटिलिटीज फैसिलिटीज क्या है, उस सब चीज़ों पे क्लियरेंस होगा। उसके बाद दोस्तों बिल्डर का भाड़े करारनामा होगा। भाड़े करारनामा होगा कि बिल्डर भाड़ा कितना देगा। अब ये सोसाइटी
आपके ऊपर है कि भाड़े करारनामा क्या कराती है, क्योंकि मैंने बार बार बोला हूँ कि जो भी हो सोसाइटी के अंदर आपको भाड़े का रेजुलेशन पास करना बहुत ही ज़रूरी है। कि हर जगह वही प्रॉब्लम्स होते हैं। सोसाइटी की जो लोग होते हैं मेंबर, जो कार्यकारी मंडल में बैठे हो तो कोई काम नहीं करते, वो बिल्डर के आगे पीछे घूमते हैं और बिल्डर जो कहता है वही करते हैं। ऑफिस में दिन भर बिल्डर के ऑफिस में बैठते हैं, तो इससे आम जो जनता है वो त्रस्त हो जाती है। तो आपका भी अधिकार है, आप पहले ठहराव करवाइए और ठहराव हो जाने के बाद उस ठहराव की मान्यता होगी और उस ठहराव के हिसाब से ही भाड़े दिए जाएंगे। उसके बाद आपकी सहमति, डेवलपर की सहमति, उस सहमति से डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। अब ये तो जरूरी नहीं है कि अब 200 लोग हैं तो 200 लोग आपके साथ सहमत ही रहेंगे। कुछ उसके अंदर लोग रहते असहमत रहते हैं, उसका कारण भी शायद सोसाइटी हो या डेवलपर हो या उनके पेपर की कमी। ये 3 कारण आते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति अपात्र हो जाता है। अब अगर उसके डॉक्यूमेंट पूरे हैं और उसे अपात्र किया गया है तो भी तकलीफ है कि भाई इनको क्यों किया अपात्र किया गया, और मोस्टली ऐसा ही होता है। अब पहले तो 95 की डाटम लाइन थी, अब उस डाटम लाइन को बदल के 16/5/2015 को 11/2000 कर दिया गया। उसके बाद 16/5/2018 को 11/2011 तक की पात्रता किया गया है सशुल्क में, जो कि सशुल्क के अंदर आपको मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि सिर्फ रेसिडेंशियल की पात्रता का नियम बनाया गया है। इसके पहले जब 18 में आया था तब उसके अंदर कोई विभाजन नहीं किया गया था कि रेसिडेंशियल पात्र करना है या अपात्र, मतलब निवासी पात्र करना है या कॉमर्शियल पात्र करना है। लेकिन 2023 में जो उसके अंदर अमेंडमेंट हुआ उस चीज़ों पे उन्होंने कॉमर्शियल की ने मना कर दिया गया है कि अब कॉमर्शियल पात्र नहीं होंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये बरकरार है कि जो 2023 के पहले 2018 के बीच में जो कॉमर्शियल पात्र हो चुके हैं उनके बारे में क्या, और सरकार को उसके बारे में निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि कारण ये है, किसी को खुशी देने के बाद उस खुशी को छीनना गलत है। और जो भी व्यक्ति उस पात्रता के लिए गया है उसने कितना कष्ट सहा है, क्या क्या सहा है, वो उसी व्यक्ति को पता होगा। और आज अगर उस चीज को आप निरस्त करेंगे तो सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त करेगा वो आदमी। तो इसलिए दोस्तों, सरकार को चाहिए कि जब तक जीआर नहीं आया था उसके पहले जो भी पात्र हुए हैं कॉमर्शियल में उनकी पात्रता निश्चित करें, निश्चित नहीं उनकी पात्रता को बरकरार रखें, और हो सके तो उसके अंदर जो 2.5 लाख दिया गया है रेसिडेंशियल, तो कॉमर्शियल को 1 लाख और बढ़ा के क्लियर किया जाए। क्योंकि एक बार अगर प्राधिकरण द्वारा उसको पात्र कर दिया गया है तो उसको अपात्र करना शायद अच्छी बात नहीं होगी। ये मेरा अपना मानना है। आप क्या कहते हैं इस पे कमेंट में लिखिएगा। तो दोस्तों, ये शुरुआत हुई। उसके बाद डेवलपर में क्या होता है, जो असहभागी लोग हैं उनके खिलाफ नोटिस क्या लागू होती है। 38 की नोटिस आती है। उसके जो नियम्स हैं मैंने आपको बताया कि नियम्स क्या है। उसके अंदर डेवलपर द्वारा, सोसाइटी द्वारा लेटर देना, उनको इन्फॉर्म करना, उनके बारे में उसका डिटेल्स देना कि भाई आप पात्र हैं या पात्र है, इलेक्शन की कॉपी अटैच करना। और यदि सोसाइटी और डेवलपर इस चीज़ों में अगर विशेष ध्यान दे कि आपका एनेक्शन 100% क्लियर करे। 100% इन द सेंस अभी 2011 तक का तो आ गया है, तो 2011 मुझे नहीं लगता है कि किसी का ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। हाँ, कुछ लोग जो हैं 1 का 2, 2 का 4 करते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होगा, जो ये समझते हैं कि मैंने ये झोपड़ी को 2 कर दिया हूँ तो मुझे 2 मिलेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। सरकार है, उनके पास पूरा डाटा है, उनके पास पूरा डाटा है। हाँ, ये अलग बात है कि आपका परिवार बड़ा है, पहले से आपके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है, तो दोस्तों आप उस चीज में आपका झोपड़ा क्रमांक, मतदार यादी में झोपड़ा क्रमांक चेंज कराए। सबसे पहले झोपड़ा क्रमांक चेंज कराए। एक्चुअली सरकार की यहाँ गलतियां हैं। सरकार को इस चीज में नहीं मानना चाहिए। सरकार को ये बोलना चाहिए कि भैया इसकी झोपड़ी जब सर्वे में आई है,
एनेक्सर में अलग नाम आया है, मतलब जगह पे 2 झोपड़ी थी तभी आई है ना। भले उसने डिवाइडेशन किया हो, भले उसने 4 डिवाइडेशन किया हो, लेकिन चारों के अलग डॉक्यूमेंट तो है, तो उनको लाभ लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं की कि वो परिवार अलग हो जाता है। जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी बोला कि हर परिवार को घर देना है, तो आप एक परिवार को तो बेघर कर रहे हैं, तो वो गलत है। शायद ये मेरे हिसाब से तो ये जो झोपड़ा क्रमांक जो दिया गया है उस चीज को नहीं लाना चाहिए। और पावतियों का तो मैंने बताया था, सर्वे की पावतियां बहुत बड़ा मैटर्स है, जो कि पावतियां आपकी वहां पे ट्रेस ही नहीं कर पाती है, हमेशा दिखाती है रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो सरकार को उसके लिए भी, उसके पर भी उचित कदम उठाना चाहिए। तो दोस्तों अब ये प्रक्रिया आई यहाँ पे, अब 38 के बाद झोपड़े टूटते हैं, कुछ लोग खाली करते हैं। पहले तो ये था कि डेवलपर्स ये कहता था कि मुझे पूरा प्लॉट खाली चाहिए, मैं एक ही बार सब काम करूंगा, लेकिन इन चीज़ों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए और बहुत सारे डेवलपर्स ने प्लॉट तो खाली करा दिया, लेकिन डेवलपमेंट अगर किए भी हैं तो अधूरा डेवलपमेंट है और लोगों को रेंट भी पे नहीं किया गया है, जिसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, जिसकी वजह से अभी 210 का सर्कुलर बना, जो कि मैंने पिछली वीडियो में 210 का सर्कुलर भी बनाया हूँ, फिर 210A का सर्कुलर बना, जिसके अंदर सीओ साहब ने बहुत बड़ी कमांड डाली है, लगाम लगाया डेवलपरों की, नहीं नहीं नहीं, आप सिर्फ वही झुपड़े तोड़ सकते हैं, और वो भी डेवलपमेंट में। आप एक साथ डेवलपमेंट करने की मांग करोगे तो पूरा भाड़ा आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आप फेस वाइज प्रोग्राम करो। और सेल की तो परमिशन देंगे नहीं पहले, क्योंकि सेल का रूल नहीं है दोस्तों। इनको पहले क्राइटेरिया दिया गया है कि आप 1.5 1:5 की रेशियो से इनको काम करना है, कि आपकी जब रिहैब बिल्डिंग बनती है तो आपको *5, यानी आप सिर्फ सेल बिल्डिंग का ढांचा खड़ा कर सकते हैं, आप उसका पार्टीशन नहीं मार सकते, आप ढांचा खड़ा कर सकते हैं। लेकिन होता यह है कि उसका फायदा उठा के डेवलपर्स रिहैब छोड़ सेल बिल्डिंग कंप्लीट कर देते हैं, जिससे जो लाभकारी, जो झोपड़ी धारक हैं, जिनको लाभ मिलना है, वो लाभ अपने लाभ से वंचित होते हैं, जो सरकारी योजना का लाभ है, और वो दर बदर ठोकरे खाते हैं। 8-8 10-10 साल बाहर रहते, भाड़े तक नहीं मिलते, इससे तकलीफ हो जाती है। तो इसके लिए सीओ साहब ने बोला कि नहीं, अब आपको फेस वाइज ही प्रोग्राम करना है। आपको अगर एक बिल्डिंग बनाना है तो एक बिल्डिंग का जगह सुनिश्चित करिए, उसमें जितने झोपड़े आ रहे हैं मात्र वही झोपड़े तोड़ने के लिए हम 33 करेंगे। और वो भी जो प्रक्रियाएं हैं, जो कंडीशंस बिल्डर के ऊपर है, वो पूरी होने के बाद, जैसे कि 2 साल का अगाऊ भाड़ा, एडवांस रेंट, और 1 साल का पीडीसी आपको देना होगा झोपड़ी धारक को। अब वो या झोपड़ी धारक को दे, अन्यथा एसआरए में जमा करे, मीनिंग तो एक ही है, क्योंकि अगर एसआरए में भी जमा करते तो भी एसआरए ट्रांसफर करेगा, या डायरेक्ट झोपड़ी धारक को दे, तो ये करना होगा। और ये बहुत बड़ा कदम उठाया है सतीश लोखंडे साहब ने, अब बहुत अच्छा काम किया है, जिससे लोगों को उसका बेनिफिट मिल सकेगा और लोगों को बेघर होने की संभावनाएं कम होगी। और उसमें भी सतीश लोखंडे साहब ने ये भी कहा है कि 153 में जो 11 महीने का प्रावधान है वो भी खत्म हो जाएगा, अब प्रभाव में यही रहेगा 2 साल का भाड़ा और 1 साल का पीडीसी, वो नई योजना के लिए। अब जो रिवाइज योजना है, जो योजना खत्म होने वाली है, तो उसके अंदर जो आपका रेंट बाकी है, जैसे कि किसी योजना में समझो 8 महीने में काम पूर्ण होने वाला है और डेवलपर अलॉटमेंट करने वाले, तो 8 महीने का आपको भाड़ा जमा करना पड़ेगा पीडीसी, और पिछला बकाया क्लियर करने के बाद 8 महीने का पीडीसी जमा करना पड़ेगा, ताकि आपका रिहैबिलिटेशन होते ही उनका जो भी 8 महीने का भाड़ा है वो हटमेंट डॉलर यानी झोपड़ी धारकों के अकाउंट में आ जाएगा। मतलब उनकी जो सिक्योरिटी थी जो भाड़े की, वो बरकरार हो जाएगी, उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा। तो कदम साहब, ये प्रक्रियाएं हैं, इसके आगे प्रक्रियाएं चलती है, लेकिन अगर अच्छा डेवलपर, अच्छी सोसाइटी हो, जो कार्यकारी मंडल है वो अच्छा हो, तो डेवलपर अपने आप अच्छा हो जाएगा।
और अगर कार्यकारी मंडल गलत है तो वही योजना प्रभाव से विहीन हो जाती है, मतलब वो भटक जाती है और डेवलपमेंट वैसे का वैसे रहता है। साल पे साल निकलते रहते, लोग परेशान होते, भाड़े तक नसीब नहीं आते, जो कि आज इशारे का सबसे बड़ा मुद्दा है। यदि है कोई सबसे बड़ा मुद्दा तो सिर्फ और सिर्फ भाड़े का है। कितनी कितनी तादाद में वहां पे कोर्ट के अंदर पिटिशंस फाइल है भाड़े के लिए। उस पिटिशंस के अंदर दो पीआईएल थी, जो कि पिटिशन ही फाइल हुई थी, लेकिन उस चीज को जनहित याचिका में बदल दिया कोर्ट ने कि भाई नहीं, ये सब पे लागू होगा, और उसी के अंदर सर्कुलर बनाए गए 210। और अब उसके बाद जो सर्कुलर बनाया 210, ये सतीश लोखंडे जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और शायद इससे लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, ताकि एक लगाम लगा दिए डेवलपर्स को कि 210 का भी ये लोग उल्लंघन करते हैं। और वैसे तो मैं ये बताऊं कि एसआरए के अधिकारी जब उल्लंघन करते हैं तो डेवलपर की क्या बात करें। जब अधिकारी उनको एसआरए का सर्कुलर का उल्लंघन करके उनको परमिशन दे देंगे, जब परमिशन उनको मिल जाएगा तो डेवलपर की क्या गलती। मतलब यहाँ कौन कर रहा है उल्लंघन? अधिकारी। क्यों कर रहे हैं? आप समझ गए, मैं समझ गया, लोग समझ गए। अब जबान से बोलना तो जरूरी नहीं है कि जिस अधिकारी को उसका जो कर्तव्य दिया गया है उस कर्तव्य के विपरीत वो अगर काम कर रहा है तो कोई तो हेतु है, इच्छा हेतु। समझ गया? तो जबान से बोलने की जरूरत नहीं है। और इस बहुत सारे मामले ऐसे हैं जहां पे एविडेंस है, बहुत कुछ गलत होता है। और गलत कौन करता है? सबसे पहले तो आपकी कार्यकारिणी मंडली जो है सोसाइटी की, वो गलत करते हैं। लोगों को मीटिंग्स नहीं देते, साल भर मीटिंग्स नहीं होती है, एजीएम्स नहीं होते हैं, लोगों को डेवलपमेंट के बारे में समझाया नहीं जाता, उनको बताया नहीं जाता है। बिल्डर जब तक घर तोड़ना है तब तक बिल्डर आपसे बात करता है, उसके बाद अगर प्रोजेक्ट आपका 10 साल चल गया तो बिल्डर से को आप देख भी नहीं पाओगे। वो सिर्फ खाली एक चेयरमैन और सेक्रेटरी, ये दो जन को मिलाएगा, ऑफिस में बैठाएगा, चाय पिलाएगा, बस उसका काम खत्म। ये मैंने देखा है, बहुत जगहों पे देखा है, यही होता है। तो क्या कारण है कि अगर 200 लोगों का डेवलपमेंट कर रहे हो तो 2 लोगों को गोद में बिठाए हो आप? क्योंकि वो उनको इसलिए गोद में बिठाया है क्योंकि इस सारे के काम में चेयरमैन सेक्रेटरी की पल पल पे, मतलब हर कदम पे उनकी सिग्नेचर, उसकी एनओसी लगती है, हर प्रस्ताव पे उनकी एनओसी लगती है। लेकिन उसकी एनओसी से कुछ नहीं होता है दोस्तों। यही मैं बताना चाहता हूँ, सोसाइटी है तो चेयरमैन और सेक्रेटरी या आपकी कार्यकारिणी कमेटी की जो भी कार्यकारिणी मंडल है वो किसी भी बड़े प्रस्ताव पे अपनी सहमति नहीं दे सकते विदाउट टेकिंग एनी एसजीएम। उनको स्पेशल जनरल मीटिंग लेना पड़ेगा, लोगों को सामने रखना पड़ेगा, उनका सुझाव लेना पड़ेगा, उनका मत लेना पड़ेगा, प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, रेजुलेशन बनाना पड़ेगा, तब जाके कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है, क्या आपने कभी देखा है कुछ सोसाइटी को छोड़ के बाकी सोसाइटी में कभी एजीएम होता है? लेकिन सहायक निबंधक, जो निबंधक कार्यालय है, ये कभी उस पर ध्यान नहीं देता है कि भाई अगर ये सोसाइटी ने अगर नोटिस नहीं, अगर यहाँ पे एजीएम नहीं लिया है, उनकी रिपोर्ट आपके पास आई नहीं है, तो आप कैसे उसको नोटिस नहीं दे रहे? क्यों नोटिस नहीं दे रहे? आपकी ड्यूटी है उनको नोटिस दो कि भैया एजीएम लेके रिपोर्ट सबमिट करो, लेकिन नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद भी मैं बताता हूँ दोस्तों, उसके बाद क्या होता है। उसके बाद जब आप में से कोई कंप्लेंट फाइल करता है, तो यही अधिकारी उस कार्यकारी मंडली को एडवाइस देते कि भाई एक मीटिंग घे आणि दाखवून टाक मीटिंग घेतली करून। तो दोस्तों मुझे एक समझ में नहीं आता है, लोगों को पता ही नहीं, ना लोगों को इनवाइट किया गया, ना उनको कोई लेटर दिया गया,
ना उस चीज में पब्लिक बोर्ड लगाया गया जहाँ पे आपका डेवलपमेंट है कि भाई इस तारीख को मीटिंग है, तो अचानक मीटिंग हो जाती है और अधिकारी मान लेते हैं, अधिकारी मान लेते हैं। दोस्तों कई कई मैटर में तो ऐसे आया है, जैसे अभी मैं आपको बताऊं, भी रिसेंट का एक मैटर चालू भी हाई कोर्ट में पुटअप हुआ है, प्रेमनगर का, पार्ले का, प्रेमनगर सोसाइटी में। वहां पे इलेक्शन हुआ और वो दोस्त जो मरे हुए लोग उन्होंने वोट दिया है, जो मृत व्यक्ति है उन्होंने वोट दिया है। आप समझ सकते हैं, एक मरा हुआ व्यक्ति वोट देने के लिए आया, और एआर क्या कहती है, अरे मरा है तो क्या हुआ, पात्र तो है। बताओ, समझ रहे हो? अरे भाई मैडम, उसको ऊपर से बुलाओगे तो भी नहीं आएगा, वो मुक्त हो गया है, वो अभी इस मायाजाल में नहीं फंसना चाहेगा, वो बोलेगा आप निपटो मैं चला, तो उसको बुला रही वोट डालने के लिए। ऐसे ऐसे मैटर्स है। अभी कोर्ट में पहुंचे प्रेमनगर सोसाइटी के, प्रेमनगर एरिया के कुछ लोगों ने पिटीशन फाइल किया है, जिसका आज सुबह मुझे डिटेल्स आया है, जिसमें जो आयुक्त है सहकारी संस्था के, उन्होंने भी लेटर दिया है कि भाई मैं बार बार रिपोर्ट मांग रहा, ओरिजिनल कॉपी मांग रहा, भेज ही नहीं रहे। मतलब यहां तक करप्शन चालू है कि मरा हुआ आदमी भी आके वोट देगा, अपात्र लोग वोट देंगे। तो ये कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है और क्यों कर रहा है? तो कदम साहब, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ये सब चीजें कि जो आपने पूछा ना, ऐसा कैसे होता है, ऐसा ऐसे होता है। समझ रहे कि करप्शन से ही होके गुजरेगा। बिना करप्शन अगर ऐसा हो ना दोस्तों, तो 200 लोगों का प्रोजेक्ट 2 से 3 साल में क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये करप्शन के कारण ये 2 साल का प्रोजेक्ट 8-10 साल चलता है। इसलिए मेरे को कदम साहब का कमेंट बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने बोला इस चीज पे मैं समझाऊं कि क्या हो रहा है, आखिर कौन दगा कर रहा है आपके साथ, कौन धोखा कर रहा है आपके साथ। क्या वो बिल्डर, क्या वो अधिकारी, या आप खुद? आप खुद अपने आप से दगा दगा कर रहे हैं सर, आप खुद। कैसे? सोचिए जरा, सोचिए कैसे दगा कर रहे हैं अपने आप से। शायद मैं तो एक चैनल अभी 1-1.5 महीना हुआ बनाया हुआ है सर, 1-1.5 महीना। लेकिन इस 1-1.5 महीने में जो जितनी वीडियोस आई है, मैंने बार बार बोला आपका अपना अधिकार, योर राइट्स, आपका अपना अधिकार क्या है, जो आपका फंडामेंटल राइट्स है, आप उसको जगा नहीं रहे हो, उसको मांग नहीं रहे हो, आप दूसरे पे निर्भर हो। आप दूसरे पे निर्भर मत होइए, आप खुद निर्भर बनिए। आप अगर खुद निर्भर बनेंगे ना सर, तो आपके पीछे भीड़ जमा होगी। तो कहते हैं ना, मैं तो चला था जाने पे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बन गया। मतलब मैं अकेला निकला था, लेकिन मेरे पीछे एक एक करके आए, पूरा कारवां बन गया। तो दोस्तों पहल करनी होगी, जो जागरूक बनेगा, जो जागरूकता जिसको आएगी वही लोगों में जागरूकता लाएगा। और कौन लाएगा मुझे बताइए ना, और कौन जागरूकता लाएगा मुझे बताइए ना। अंधों के पीछे काना रहेगा तो राजा कहलाता है। यही हालत आज हमारे सोसाइटियों की है, हमारे सोसाइटियों की यही हालत है। वो जो कार्यकारी मंडल बैठा है ना, वो बिल्डर के साथ ऐसा सीधा तान के बैठता है, उसको लगता है मैं मालिक बन गया पूरे प्लॉट का, बिल्डर मेरे आगे झुक रहा है। अरे सर, बिल्डर आपके आगे नहीं झुक रहा है, बिल्डर आपको यूज कर रहा है, बिल्डर आपको यूज कर रहा है, ये समझिए। वो अपना काम पूरा कर रहा है, बिल्डर किसी की नहीं है, वो व्यापार करने आया है। लेकिन आप दगा कर रहे हो किससे? अपने लोगों से। आप जो अकड़ के चलो ना, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, मैं चेयरमैन। दोस्तों आपको ना बनाया किसने? उन्हीं लोगों ने, बिल्डर ने नहीं बनाया। बिल्डर कभी किसी को चेयरमैन सेक्रेटरी नहीं बना सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ दोस्तों, जागरूक होइए,
कमेटी पे नजर रखिए। जरा भी कमेटी करे एक साथ मिलके नो कॉन्फिडेंस मोशन डालिए, गलत है ये हमसे पूछे बगैर ये डेवलपमेंट में चेंजेस कैसे हो रहे हैं, ये प्रस्ताव किसने पास किया, करिए ना, करिए। दोस्तों सफाई करने में समय लगता है, सफाई करने में समय लगता है, लेकिन सफाई करने के बाद नज़ारा कैसा होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्त ठीक है, तालाब है, एक दो गंदी मछली है, निकाल के फेंकना ही पड़ेगा, बाहर भी करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए आप गलत कर रहे हैं, बहुत सही काम कर रहे हैं। 100 को बचाने के लिए 2 को अपात्र भी करवा दोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ, सेक्रेटरी को अपात्र करवा दिया हूँ, अब चेयरमैन का नौबत है, उसके खिलाफ भी अपील फाइल करके रखा हूँ, चल रहा है। सीओ साहब के यहाँ पे लेटर भी दिया हूँ ज्वाइंट हियरिंग के लिए, बाहर करूंगा, क्योंकि गंदी मछली है, पूरा तालाब गंदा कर रही है, पूरा तालाब गंदा कर रही है। तो क्या आपको नहीं लगता ये आपको करना चाहिए? कोई सिंपैथी नहीं होती दोस्तों। क्या वो आपके प्रति सिंपैथी रख रहे हैं, हमदर्दी है आपके प्रति? आप भटक रहे हो, ना आपको भाड़े मिल रहे हैं, ना डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपके प्रति क्या हमदर्दी उनकी? तो यही चीज है, इसीलिए मैं बोला जागरूक होइए, कमेटी के ऊपर नजर रखिए। दोस्तों जिस दिन आप जागरूक हो गए ना, सोसाइटी के लोग, एक कार्यकारी मंडल चाहे सोसाइटी रजिस्टर्ड होने के बाद, तो सर आपका पावर और बढ़ जाएगा। रजिस्टर होने के बाद आपका पावर, उनकी तक कमर टूट जाएगी, क्योंकि जब तक प्रपोज्ड है तो प्रपोज्ड के अंदर वो सर्कुलर 148 और 169 के अंदर ही कार्रवाई होगी ना, सिर्फ इलेक्शन होगा, सिर्फ इलेक्शन होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो इलेक्शन होगा। लेकिन दोस्तों यदि सोसाइटी रजिस्टर्ड हो गई और उसमें भी बोला आपको ध्यान रखना कि आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड क्यों नहीं हो रही, सीसी आई कि आप वहां पे तुरंत अप्लीकेशन मिल के डालो, भैया हमारी सोसाइटी रजिस्टर्ड करो, कि रूल है सीसी आने के विदिन 1 मंथ में आपका सोसाइटी रजिस्टर्ड होना चाहिए, और सीसी के बाद भी अगर डेवलपमेंट चालू हो गए तो 15 दिन में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये आपका अधिकार है, मांगिए आप, लड़िए, उस पर सब काम होता है, लड़ने से सब काम होता है, क्योंकि ये आपके लिए और आपके लोगों के लिए है। आप लड़ते हैं, मुझे ये भी पता है, जब आप लड़ते हैं तो आपके लोग ही आपकी हंसी उड़ाते हैं, सामने नहीं बोलेंगे, पीछे बोलेंगे अरे भाग रहा है कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्त आप किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि आप उन लोगों को तोहफा देना चाहते हैं, वो तोहफा जो उन्हें दिखाया गया था, सपना, अपने सपनों का मकान, तो आप उसके लिए लड़ रहे हैं, तो आप उसके अंदर पीछे मत हटिए, कोशिश करिए कि करके दिखाऊंगा, होगा ना, क्यों नहीं होगा। हमारे यहाँ तो बिल्डिंग खड़ी हो गई 269 की, उसके बावजूद ऑर्डर लिया हूं 300 का बनाओ, कैसे मिला, कैसे मिला? भाई डिपार्टमेंट तो वही है, जहां आप जाते हो वहां मैं भी जाता हूँ, टाइम मुझे भी लगता है, लेकिन दोस्तों लड़ना पड़ता है, कानूनी तरीके से लड़ना पड़ता है। इसलिए ऑर्डर दिया सीओ साहब ने, 300 के बगैर मैं ओसी नहीं दूंगा। एलओआई अमेंडमेंट हो रही है, रिवाइज हो चुकी है एलओआई। अब एलओआई के अंदर इन्होंने गेम क्या कर दिया है, एलओआई के अंदर में एरिया नहीं डाला, मुझे कहते ठाकुर झाला ना तुमचं, झाला 300 एरिया का घेऊन जावा, मैं बोला ठीक है, आरटीआई डाल के निकाला। अब एलओआई के अंदर ना 225 है, ना 260 है, ना 300 है। वाह, मैंने बोला सर क्या है? बोलते नहीं ऐसी एलओआई आती है। बोले सर एलओआई ऐसी आती है तो आपने एरिया का मापजोप कैसे किया कि भैया इतने टेनेंट है तो इतना एरिया लगने वाला है रिहैब के सेल के रिहैब बिल्डिंग के लिए, इसमें तो एरिया है ही नहीं। तो ये होता है, आपको हर समय पकड़ना पड़ता है कहाँ गलती हुई है, कहाँ गलती हुई है, पकड़िए उसको। अगर आप नहीं पकड़ सके तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जानकारी लीजिए, जानकारी लीजिए। अभी आ जाइए,
एक मेरे सब्सक्राइबर आए थे, वो आज 7-8 साल से परेशान है कि मेरा इनेक्शन नंबर ये है, तो मेरा इनेक्शन 2 जन के साथ क्लब कैसे किया गया। अब बहुत सारे पेपर लाए, इतना बंच लेके आए थे, सर ये देखिए। बोला नहीं ये छोड़िए, आपका मैटर क्या हो मुझे बताइए। बोले ऐसे सब बात है। बोले आप मुझे इनेक्शन 2 की कॉपी दिखाइए, मुझे मालूम है आप नहीं समझ पा रहे कि मैं समझ गया मैटर क्या है। बोले कैसे। बोला आप दिखाइए, मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो पहला नंबर जो आपका सीरियल नंबर है, दूसरा नंबर इनेक्शन नंबर है, दिखा है। बोले ये दिखा है, लिखा है यहाँ पे। बोले मैं आज तक समझा नहीं। तो ये चीज होता है, समझिए उसको। नहीं समझे मतलब ये नहीं कि आप छोटे हो गए, नहीं। बच्चा पैदा होता है तो क्या सब सीख के आता है? यही सीखते ना सर, जिंदगी यही है, जिंदगी सिखाती है। सबक और नॉलेज लेने के लिए आदमी कभी छोटा नहीं होता है, लेना चाहिए। एक छोटा बच्चा भी नॉलेज देना, आपको अच्छा लगे कि अच्छी चीज में, तो वो भी समझिए, वो भी आपको काम आएगी। नॉलेज के लिए उम्र नहीं देखी जाती कि ये बंदा उम्र वाला है तो अच्छा नॉलेज देगा, नहीं, ये गलत सोच है। 8 साल का 10 साल का बच्चा भी हमें अच्छी सोच बता सकता है, अच्छा नॉलेज दे सकता है। अब नॉलेज का मतलब ये नहीं बोलो कि इशारे को नॉलेज देगा। अरे भाई, जो उसकी बुद्धि जहां तक उस विकसित है, वो उस चीज के बारे में आपको नॉलेज देगा। आज आपका समय कितना अच्छा है, आज ये समय कितना अच्छा है। हमारे समय पे तो समझाने वाला कोई नहीं था, हमारे समय पे समझाने वाला कोई नहीं था दोस्तों। हम ये इशारे की बुक लेके पढ़ते बैठते थे, समझ भी नहीं आता था। एक एक सर्कुलर पढ़ते रहते थे, 2-2 3-3 दिन 4-4 दिन, समझ भी नहीं आता था। करे तो क्या करे, करे तो क्या करे, लेकिन पीछे नहीं हटे, पीछे नहीं हटे, रटते रहे। हर 2 साल के बाद सब चेंज होता था, नई बुक लेके आते थे। अब इसमें नया क्या आया उसको भी देखो। तो उस समय इंटरनेट का जमाना नहीं था ना सर। अभी आपको अब बुक खरीद लेंगे ना, तो आपको अगली बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी जो सर्कुलर है नेट पे उपलब्ध है, जो नया आया नेट पे आ जाता है, आप सर्च करके निकाल के डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन हमारे समय नहीं था ना सर, हमको लेना पड़ता था, नई नई बुक खरीदनी पड़ती थी हर साल। लेकिन उस समय 200 रुपए की बुक थी, 500 रुपए की है। लेकिन उस समय की जो बुक रहती थी वो साफ सुथरी रहती थी। आज जो बुक बनाया है, मैं इस वीडियो के माध्यम से सीओ साहब को बताना चाहूंगा कि आज जो भी 500 रुपए की बुक आप दे रहे हो गलत है सर। उस बुक में आधे पेज तो उसमें क्या लिखा है पढ़ने में नहीं आ रहा है। आपने एक ही पेज के ऊपर, पुराने पेज पे प्रिंट मार के, जेरोक्स मार के उसको अटैच कर दिया है सर, उसमें पढ़ने ही नहीं आ रहा आधे पेज। तो पता ही चल रहा कौन सा सर्कुलर सर्कुलर दिख रहा है, लेकिन क्या लिखा है ही नहीं समझ में आ रहा है। तो सर थोड़ा उसमें सुधार कीजिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति अगर उससे खरीद रहा है तो शायद वो अपने नॉलेज के लिए ले रहा है या अपने प्रैक्टिस के लिए ले रहा है। तो उस चीज़ में थोड़ा सा बदलाव कीजिए। जो भी उसमें पेज गलत है, यानी जो अनरीडेबल पेज है, उसको बदली करके उस जगह पे अच्छे जो पढ़ सके ऐसे पेज डालिए। तो कदम साहब, अभी आपको समझ में आ गया होगा पूर्ण कैसे करता है, इस बारे में तो आप समझ गए। ये प्रक्रिया से चलते चलते अंत में कैसे पूर्ण होता होगा आप भी समझ गए। बिल्डर को नुकसान नहीं होता है, बिल्डर को बहुत फायदा होता है। सबसे पहली बात तो बिल्डर को प्रॉपर्टी फ्री में मिल जाती है, 20% प्रीमियम भरना पड़ता है। प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टियां होती है, उसके ऊपर दुनिया भर की एफएसआई मिलती है, एफएसआई मिलती है। अभी अच्छे समय 4 की एफएसआई चल रही है भाई, 4 की एफएसआई चल रही है। उसके ऊपर उसके बीच में कोई इनके रिजर्वेशन आ गए, ये रोड्स आ गए, तो उसके अंदर तो दुनिया भर की एफएसआई आती है। समझ रहे कि नहीं? तो बहुत सारी चीजें होती है, तो इस चीज को समझिए। प्रोजेक्ट पूरा करने में बता दिया शुरुआत कैसे हुई, खत्म कैसे होता है, ये तो मैंने देखा ही। मैं तो 2 प्रोजेक्ट की लड़ाई लड़ रहा हूँ सर। मैं बार बार कोतवाड़ी और शायदपुर पर क्यों बोलता हूँ कि मैंने इसकी लड़ाई लड़ा हूँ, लेकिन आज तक खत्म नहीं हुई। 2000 से लड़ रहा हूँ मैं, कोतवाड़ी भी आज तक खत्म नहीं हुए। 3000 में से मात्र 200, 250, 300 लोग को बसाया गया है, प्रोजेक्ट बंद पड़ा है। कितने लोग आज भी बाहर हैं।
21 सालों से प्रोजेक्ट मरा पड़ा है। साई दुर्गा में 2010 में एलवाई है, 2024 चल रहा है। छोटा सा प्रोजेक्ट है सर, छोटा सा 3 साल का प्रोजेक्ट था। डेवलपर ने उसको पहुंचा दिया 2024। अब भी पता नहीं कब आगे जाएगा। 25 करोड़ रुपए खाली भाड़े बाकी लोगों के, सर भाड़े बाकी है। अभी मैंने एक प्रस्ताव रखा था डेवलपर के पास, बोले सर भाड़े तो आप नहीं दे पाएंगे, सर एक काम कर लिस्ट बनाइए कितने लोगों को भाड़े आपने अभी रिसेंट में दिए और कितने लोगों को 2018 से दिए ही नहीं है, तो उन लोगों को थोड़ा थोड़ा भाड़ा डालिए। और उसके बाद आप जो भी अमाउंट बाकी है उसमें जो सेल का गाला है वो सोसाइटी को मॉर्गेज कर दीजिए बाय रजिस्टर्ड MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसके थ्रू आप मॉर्गेज कर दीजिए। उसके बाद आप हमें रिहैब करिए 300 का एरिया बना के, सेल बिल्डिंग में आप बना के पोजीशन दीजिए, आपके पास पैसे आएंगे, भाड़े देखिए आप छुड़ा लीजिए। अब बिल्डर का जो मैनेजर है वो बोलता है आपका प्रस्ताव तो अच्छा है, लेकिन आज 1 हफ्ता हो गया कोई उसका रिजल्ट ही नहीं है। सोचिए सर, इससे अच्छा प्रस्ताव आपको लगता है कोई इसमें बिल्डर को फायदे क्या है? मैं बताऊं, आज 25 करोड़ का भुगतान करने के लिए अगर बिल्डर बैंक से लोन लेता है तो उसको इंटरेस्ट कितना लगेगा? 1% पे इंटरेस्ट लिया तो 25 लाख रुपया। और यहाँ सोसाइटी को एमओ देंगे विदाउट इंटरेस्ट। तो काला तो आपका ही है ना, आपको लेना बाद में पैसे दे के ले लीजिए। आपको सोचना जब आपके पास पैसे आए तो उस गाली को कैसे छुड़ाया। और हम कोई गाला इस तरह से नहीं ले रहे कि भैया गाला ऐसे, हमने क्या बोला जितना अमाउंट बाकी है और आप जिस रेट से बेच रहे हो उस रेट से हमको गाला मॉर्गेज करिए। तो आगे ना किसी न किसी को बेचोगे ना, मॉर्गेज कर दो। बाद में नहीं भी आपको छोड़ाना है छोड़ दीजिए, सोसाइटी करेगी ना, देखिएगी अपने हिसाब से क्या करना है। नुकसानदेह नहीं है, ना सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है, ना सोसाइटी के लोगों के लिए नुकसानदेह है, ना बिल्डर के लिए नुकसानदेह। फिर भी तैयार नहीं है, फिर भी तैयार नहीं है तो क्या बोलूँ। अब इससे अच्छा ऑप्शन तो मैं नहीं दे सकता हूँ। अगर बिल्डर बोले कि भाई भाड़े भूल जाओ, मैं खाली घर बना के देता हूँ, तो सर एक एक रेसिडेंशियल में एक एक जन का ना 15-15 लाख रुपये भाड़ा है। 15 लाख रुपये भाड़ा है, आप जो घर बना के दे रहे हो ना उसकी लागत ना 4 से 5 लाख रुपया आ रही है मुश्किल से। 3-3.5 लाख में आपका घर बन जाता है। प्रॉपर्टी तो हमारी थी ना, मेहरबानी कर रहे हो हमारे ऊपर। सरकार ने मुफ्त योजना बोल दिया, मतलब इनकी मुफ्त, सरकार ने मुफ्त योजना नहीं, सरकार ने मुफ्त पक्के मकान बोला गया है। अरे मुफ्त योजना देना है तो ये जो रोड पे जो तालपत्री डाल के बैठे उनको बसाइए ना सर। मुफ्त योजना का मतलब ये, तो फिर अपात्र क्यों कर रहे हैं? घर के बदले कर दीजिए, जिसने आज झोपड़ी बनाया उसको भी दीजिए मुफ्त घर योजना। अजीब रणनीति है, हमारी प्रॉपर्टियां हमसे ली जाएगी और हमें भी एहसान करके बोला जाएगा मुफ्त घर योजना। वाह, सरकार ने मुफ्त घर योजना नहीं बोला है, सरकार ने बोला मुफ्त पक्के मकान योजना। उन्होंने बोला आपके मालिकी की हक के। और किस बात की मालिकी दे रहे सर? किस बात की मालिकी दे रही सरकार? सरकार के वादे अलग है, काम अलग कर रही है। अभी कल मैंने आपको बताया वो सर्कुलर 173 में 30 साल की लीज। तो सर 30 साल की सरकार आपको लीज देगी, आप मालिक बन जाएंगे। 30 साल तक तो आप क्या रहेंगे? पगड़ी भाड़े पे रहेंगे ना, भाड़े पट्टा कराना बोलते हैं। तो मालिक कहाँ से बन गया आप? मालिक तो तब बनेंगे जब उस प्रॉपर्टी पे आपका सोसाइटी का नाम आएगा, तब मालिक बनेंगे। तो आपने तो वहां पे लीज दे दिया है, तो 30 साल के बाद फिर वही दिन आएंगे। तो आज जैसे हमें झोपड़पट्टी से 33 में कुत्ते से भगाया गया, 30 साल के बाद मालूम है कि बिल्डिंग फिर जर्जरित हो जाएगी तो फिर उनको कुत्ते से भगाओ, मतलब मुंबई से बाहर। सब गलत है, कहीं ना कहीं तो कुछ गलत है। सरकार कानून कुछ अलग बनाती है और एक ही चीज के ऊपर दो कानून होते सर, दो कानून होते। तो कदम साहब ये जो शुरुआत मैं किया हूँ, मैंने बताया, अब अंत क्या होगा अंत भी बताऊंगा आगे वो समय में। और अंत में क्या होता है, आपको आपके रिहेबिलिटेशन से मतलब है। अगर आपकी सोसाइटी अच्छी है, पारदर्शी डेवलपमेंट होगा, एक सुंदर डेवलपमेंट होगा
आप लोगों के सोच के अनुसार बिल्डिंग बनेगी। आप लोग जो डिजाइन पसंद करेंगे उस डिजाइन से बिल्डिंग बनेगी। जो सुविधाएं आपको है, जो सरकार द्वारा मुहैया करे, जो सब सुविधाएं मिलेगी और आपका जो भी सपनों का मकान है वो आपको मिलेगा। लेकिन कब? जब आप जागरूक होंगे। और आपको ना तो डिपार्टमेंट को देखना है ना बिल्डर को देखना है। दोस्तों, सबसे पहले घर में झांकिए। कमेटी बराबर काम कर रही है या नहीं कर रही, वो उस पर नजर रखिए। अगर आपने उस पर नजर नहीं रखा ना तो फिर हाल वही होगा जो हमारा हुआ। ये तो अच्छा है कि मैंने 2016 में पात्रता करा लिया, दर्द नहीं कराया तो आज तक वही हालत रहती थी। तो बिल्डर उठा के कहीं और भी दिए, क्लबिंग में डाल देता था। वो क्लबिंग का भी सिस्टम समझाऊंगा आपको मैं, क्लबिंग का भी सिस्टम समझाऊंगा जिसका बिल्डर फायदा उठाते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है क्लबिंग होती क्या है। मतलब 2 योजना को समाहित करना, ये भी समझाऊंगा मैं। शायद 1-2 दिन में वीडियो लेके आऊंगा मैं। थोड़ा सर्कुलर उसका बड़ा है, थोड़ा समझना है, उस चीज पे मैं लाऊंगा मैं, क्योंकि मैं शॉर्ट में समझाऊंगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। शॉर्ट में तो खाली इतना बता दूंगा भाई दोनों एरिया की आरवी देखी जाती है, आरवी में तो रिटेल वैल्यू देखी जाती है, लेकिन मैं उस पर संक्षिप्त में समझाऊंगा ना सर, आप समझ जाएंगे। तो ये है झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना का पूर्ण होना। आपने जिस दिन आपकी योजना पूर्ण हुई, ये डेवलपमेंट प्लान के बाद बिल्डिंग बनी, बिल्डिंग के बाद आपका अलॉटमेंट हो गया, आप घर में आ गए, घर में आने के बाद सोसाइटी अपना काम चालू हुआ, आपकी ओसी हो गई, तब समझो आपकी योजना पूर्ण हुई है। बिल्डर वहां पे सेल बिल्डिंग पे जो भी करे उसका काम है वो करे, आपका मैटर नहीं है वो। तो आपका मैटर ये देखना है कि जब तक बिल्डिंग नहीं बनती है तो कमेटी क्या करती है। दोस्तों, कमेटी पे कमान नजर लगा के रखोगे ना तो समझ जाओ चोट बिल्डर को लगेगी, चोट बिल्डर को लगेगी। और कमेटी के पास जो कमेटी लिख के देगी बहुमत से, उस चीज को मानना पड़ेगा बिल्डर को भी और डिपार्टमेंट को भी। जो अलग बात है कि ये जो गलत करते हैं उनके पीछे कौन है सबको पता है, डेवलपर ही होते हैं। डिपार्टमेंट भी जाओगे, अधिकारी गलत क्यों कर रहे हैं, डेवलपर ही पीछे। मैं तो बार बार बोलता हूँ झोपड़पट्टी पुनर्वास क्षेत्र नहीं जाए, प्राधिकरण नहीं है, वो बिल्डर पुनर्वास प्राधिकरण है। तो कदम साहब, अगर आप मेरे इस जो भी डिटेल्स मैंने दिए अगर सहमत है तो कमेंट करिएगा। ये खासकर आपके लिए मैं लाया हूँ। और मुझे जहाँ तक आपने बताया था कि आप यहाँ पे 100% लोग तैयार है, फिर भी कोई डेवलपर नहीं आ रहा है। सोचिए सर, और कोई एरिया में तो 4-4 डेवलपर आपस में लड़ रहे कि मुझे चाहिए। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी कमेटी बनाइए, डेलीगेशन कमेटी बनाइए, आप सीओ साहब से मिलिए, उनको बोलिए कि सर हमें भी पुनर्वास योजना का लाभ मिलना चाहिए, डेवलपर दीजिए हमें। मंत्रालय तक जाइए, कैसे नहीं आएंगे डेवलपर, ये सरकार का काम है फिर डेवलपर देना। सर उसके लिए थोड़ा सा आपको हाथ और पैर आगे बढ़ाना पड़ेगा, कुछ लोगों के साथ में डेलीगेशन तैयार कीजिए, होगा काम। तो दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं AK शेख, उन्होंने मुझे प्रश्न किया कुर्ला गार्डन कुर्ला वेस्ट कौन से विभाग में आएगा। सर मैं SRE के बारे में ज्ञान दे रहा हूँ, RTI के बारे में पूछिए, मैं उस पर ज्ञान दे रहा हूँ। विभाग कौन सा ही मुझे नहीं पता है सर, मैं जियोग्राफिकल में बहुत कमजोर हूँ, मुझे नहीं मालूम। मैं सांतागुज और कुर्ला में कौन सा एरिया ये भी नहीं जानता हूँ। विभाग सर आपको ढूंढना होगा, आप किस विभाग की बात कर रहे हैं मैं पहली बात समझा नहीं। अगर SRE के विभाग की बात कर रहे हैं कि आपका एरिया का कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है, तो उस बारे में अगर पूछेंगे तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सबसे पहले ये चेक करिए कि आपके एरिया में प्रॉपर्टी मालिक कौन है। उसके हिसाब से आप अपने आप समझ जाएंगे कि आपकी प्रॉपर्टी पे कंप्लेंट अथॉरिटी कौन है। कि इस वीडियो भी मैंने समझाया हूँ, पहले भी वीडियो बनाया हूँ एनेक्सल 2 कौन बनाता है, तो पूरा वीडियो देखिए, डिटेल्स में बताया हूँ।
सर मैं इसलिए डिटेल्स में बता रहा हूँ, इस एक ही पॉइंट को लेके मैं एक पूरा वीडियो तैयार करता हूँ, चाहे वो 20 मिनट का बने चाहे 50 मिनट का बने। मैं इसलिए बताता हूँ कि लोग उसको समझें। बार बार एक ही क्वेश्चन आता है, हमारा कंप्लेंट अथॉरिटी कौन है? इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, वीडियो देखिए आप समझ जाएंगे, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। भाई प्रॉपर्टी किसकी आपको तो मालूम होगी, किसी से पूछ लो भाई ये प्रॉपर्टी कलेक्टर की है कि प्राइवेट है या बीएमसी की है, या आपके यहाँ फोटो पास होगा उस पर देख लीजिए, फोटो पास नहीं पावती होगी, मालूम पड़ जाएगा। तो ये जो चीजें आपको समझना है। विभाग के बारे में मैं नहीं बताऊंगा आपको, पॉलिटिकल विभाग बहुत तरह के होते हैं, पॉलिटिक्स में अलग अलग विभाग होते हैं, उनके अलग अलग दायरे निश्चित किए जाते हैं, तो उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, एसआरए से संबंधित है, आईटीआई से संबंधित है, सोसाइटी से संबंधित है, उस बारे में सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। मेरे पास नहीं रहेगा, मैं अगर नहीं भी जानकार हूं तो मैं किसी से पूछ के दूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं समझता मैं सब कुछ जानता हूँ। मैंने पहले ये नहीं बताया, मैंने ये कभी बोला ही नहीं सर वीडियो पे कि मैं सब जानता हूँ। मैंने हमेशा बोला मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सपीरियंस के साथ मैं 2000 से यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो शायद उसके अंदर बहुत सारी उपलब्धियां मुझे मिली भी है। मैं एमआरटीपी एक्ट भी जानता हूँ, मैं एमएमसी एक्ट भी जानता हूँ, स्लम एक्ट भी जानता हूँ। मतलब ये नहीं कि मैं पूरा जानता हूँ, ये नहीं है कि मैं पूरी किताब, मैं वकील नहीं हूँ सर, और वकील भी उनकी भी दायरे होते हैं। दायरा कैसा होता है, क्रिमिनल वकील है तो उसको क्रिमिनल आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में पता होगा, एविडेंस एक्ट के बारे में पता होगा। वो इस्लाम एक्ट के बारे में नहीं बताएंगे, वो टाउन प्लान के बारे में नहीं, क्योंकि पढ़ना पड़ता है। तो उसी तरह मैंने भी ये सब स्टडी किया, क्योंकि जरूरत पड़ी, तकलीफ क्या थी मैं झेला हूँ। सर हमारे यहाँ कंप्लेंट अथॉरिटी थी, ईयर ऑफ 2000 में कंप्लेंट अथॉरिटी थे मिस्टर बालचंद्र चौधरी साहब। अब बहुत स्मार्ट थे सर, बहुत स्मार्ट थे, मानता हूँ मैं उनको सैल्यूट भी किया। क्या सर, अगर किसी व्यक्ति से अगर बात करके उसको भगा देना है ना, तो आपसे कोई सीखे। सर प्रॉब्लम क्या हो गया, मैं 2 मिनट में खत्म करता हूँ। मुझे याद आ गया पल इस चीजों पे। भाई 2000 के समय में जब जाता था, हमारे एरिया का एनेक्शल 2 बनाए थे, तो जब मैं जाता था तो मैंने क्या किया था, शुरुआत मेरी थी, मैं थोड़ा थोड़ा इस्लाम एक्ट के बारे में सीख रहा था, पढ़ रहा था, मैं इस्लाम एक्ट में रुचि लेता था। जब मैं वहां पहुंचा तो उस समय मेरा इस्लाम एक्ट थोड़ा अच्छा हो गया था, जो इशारे के मामले 33 ट्रेंड के अंदर में उसमें बहुत अच्छा हो गया था, इस्लाम के मामले में इसमें बहुत अच्छा हो गया था। तो अब वो समझ गए ठाकुर से इस्लाम एक्ट के बारे में बात नहीं करने का, नहीं तो हम लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। अब उन्होंने ट्रिक क्या उठाया, जब मैं वहां जाके बात करता था एनेक्शल 2 क्यों बनाया, कैसे बनाया, सारे का इस्लाम का एक नियम है, सारे में ये नियम है, सर वो तुरंत टॉपिक चेंज करके बोलते थे एमआरटीपी एक्ट, एमआरटीपी एक्ट, एमआरटीपी एक्ट 1966 में ये होता है। सर मैं परेशान हो जाता था, अब मुझे एमआरटीपी के बारे में पता ही नहीं, अब मैं क्या बात करूं, अब मुझे पता ही नहीं मैं क्या बात करूं। सर एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, ऐसे 4-5 बार मेरे साथ की। अब मैं बात करने के, अब जब उन्होंने विषय बदली कर दिया, अब जिस विषय के मैं जानता ही नहीं हूँ, तो मैं क्या बात करूँ। अब मैंने बोला, मैं ठान लिया, मतलब ठीक है, मैं 1 महीना उनके पास गया ही नहीं। अरे एमआरटीपी की बुक लिया, पूरा पढ़ना चालू। उसके बाद 1 महीने बाद मैं गया, अब चौधरी साहब को नहीं पता कि मैं एमआरटीपी पढ़ रहा हूँ। अब वहाँ बैठे तो एमआरटीपी के चालू कर दिए, मतलब सर एमआरटीपी का सेक्शन ये क्या बोलता है, ये सेक्शन क्या बोलता है, सबको पता नहीं लगा, तो परेशान हो गए। बोले सर पहली बात बताओ, आप एमआरटीपी में काम कर रहे हैं या इस्लाम एक्ट में, मुझे बताइए। आपका तो कॉलोनी डिपार्टमेंट तो इस्लाम एक्ट में आएगा, एमआरटीपी की बात क्यों करते हैं। बोले नहीं एरिया टाउन प्लानिंग में था, तो सर टाउन प्लानिंग में तो आपका क्या लेना देना, आप भेज दो बिल्डिंग फैक्ट्री के पास, एमआरटीपी में वो कार्रवाई करेंगे, आप नहीं कर सकते। उसके बाद चौधरी साहब ने कभी मेरे से एमआरटीपी की बात नहीं किया। तकलीफ यही है सर, नॉलेज, नॉलेज कहाँ मिलता है, किताबों में मिलता है। नॉलेज हर उस व्यक्ति से मिलता है जो व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है। क्योंकि सर मैंने ये देखा है, किताबों में 10 बार पढ़ेंगे ना समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस चीज पे उच्चारण करेगा, बताएगा ना, वो दिमाग में बैठ जाता है।
इसीलिए मैंने चैनल चालू किया, क्योंकि शायद मेरा एक्सपीरियंस आपको काम आए। और मैं यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बताने इसलिए नहीं, नियम क्या है, इस नियम में क्या गलत है, क्या सही है। सर ये तो मैं बताया ना कि आज का समय, उस समय समान समझाने वाला कोई नहीं था, हमें समझाने वाला कोई नहीं था। सॉरी सर। आज मेरे से बड़े यूट्यूबर हैं मुकेश सिंह जी, वो आज कम से 2-3 साल से यूट्यूब पे समझा रहे हैं। तो क्या उनके समझाने से क्या किसी को फायदा नहीं हुआ होगा? 100% हुआ होगा, 100% हुआ होगा। क्योंकि देखिए, ज्ञान आप लेते हो तो ज्ञान जब आपके दिमाग में जाता है ना, तो आप अपनी तरफ से 4 चीजें और ऐड करते हो कि ऐसा नहीं, ये तो उन्होंने बताया बराबर है, ये भी होना चाहिए। तो आप अपना भी दिमाग इस्तेमाल करते होंगे। मैंने मुकेश सिंह जी का वीडियो देखा हूँ, अच्छा है, बहुत अच्छी तरह समझाते हो और काफ़ी सब्सक्राइबर भी उनके। और वो मुझे पता नहीं कितने, लेकिन कम से मुझे लग रहा है 2-3 साल से इनमें, और मुझे अच्छा लगा कि ऐसे लोग भी हैं जो लोगों को गाइडेंस कर रहे हैं। और भी मैंने शायद सर्वे सिंह का नाम सुना हो, मैंने मिला नहीं, कभी मिला नहीं, मुझे कभी मिलने का मौका ही नहीं मिला सर। सर्वे सिंह जी भी है, और भी पुणे के एक हैं एडवोकेट साहब है, मुझे नाम नहीं याद, नहीं कायदेभान नाम है, वो भी बड़ा अच्छा समझाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका भी। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो इस सारे के अंदर इस सारे की चीजों को समझा रहे हैं। आपको उस चीज से जानना होगा, समझना होगा। दोस्तों, आप भाग दौड़ी करते हो महीने भर, क्या नतीजा मिलता है? कुछ नहीं। लेकिन आधा घंटा 1 घंटे की वीडियो देख लेंगे ना, बहुत नॉलेज मिलेगा, बहुत। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं अब इस चीज़ को, मुहिम को बंद करता हूँ मैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो गई है। और रिक्वेस्ट करूँगा पूरा वीडियो देखिए। धन्यवाद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय महाराष्ट्र।